वो सॉफ्ट हो गए हैं, और दूसरा जो बेस इफेक्ट है वो हो गया है। दूसरा उनको लगता है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5 पे रहेगी, हालांकि उनको लगता है कि शायद Q4 तक इन्फ्लेशन फिर से 4% पे चला जाए, लेकिन ट्रेजेक्ट्री जो है वो डेफिनेटली ऐसी है कि इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी भी उम्मीद है कि आगे जाके हमें 1 या 2 रेट कट देखने को मिले, बट आई थिंक इस बार पॉज का मेन कारण वही था कि जो अनसर्टेनिटी है यूएस के टैरिफ की वजह से, वो आरबीआई को बहुत देखना बहुत जरूरी है कि उसका कितना टैरिफ है, उसका हमारी इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट होगा। तो ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, और आई थिंक आरबीआई ने उसको अपने ध्यान में रखा है। तो जैसा आपने अपॉर्चुनिटी की बात की, देखिए 100 बेसिस पॉइंट के रेट कट ऑलरेडी हो चुके हैं, ट्रेजेक्ट्री हमारी अभी भी ऐसी है कि रेट कट और भी हो सकते हैं यहाँ से। तो जैसा मैंने कहा कि हम उस प्रोसेस के बीच में हैं, अभी भी अपॉर्चुनिटीज है, बट ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप किस तरह के निवेशक हैं, आपका टाइम होराइजन क्या है। मेरा ये मानना है कि डेट फंड में हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है, बट आपको अगर एक क्लैरिटी हो कि आपका टाइम होराइजन कितना है, जैसे अभी भी अगर आपको मान लीजिए 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो फिर रेट कट हो या ना हो, कितना हो, ऑब्वियसली उसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे नहीं पड़ते। बट अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करते हो, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हो, और आपको लगता है कि आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में। तो जाहिर सी बात है कि जब सिनेरियो ऐसा हो जहां पे ट्रेजेक्ट्री जो है ऐसी है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, तो बॉन्ड फंड इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज होती है। तो इन अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली है। हम ये भी देख रहे हैं कि लगभग 1% तक की कटौती तो हो चुकी है रेपो रेट में। अब धीरे धीरे इसका जो बेनिफिट है वो कस्टमर्स के लिए पास ऑन भी बैंकों के द्वारा होना शुरू हुआ है। एट द सेम टाइम एफडी जो बहुत ज्यादा पिछले काफी समय से विश्वजीत जी अट्रैक्टिव थी, उसके भी जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े कम आ रहे हैं, और डेट जो कैटेगरी है फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं वो काफी ज्यादा अब आकर्षक बनते जा रहे हैं। जैसा हेमंत जी ने कहा था उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या बॉन्ड में निवेश का भी सही समय आ गया है, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विद इन डेट कैसे टाइप्स की स्कीम में बनती है? देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो में एक 3 चीजों का संगम होना जरूरी है: सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स। तो डेट जो है आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी का काम करता है और आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंटरेस्ट रेट कट है तो इसीलिए डेट पे निवेश करना चाहिए। आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए, आप कितने भी एग्रेसिव निवेशक है, सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगा सकते, तो कहीं ना कहीं आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो कुछ पैसा डेट में होना चाहिए, कुछ पैसा गोल्ड में होना चाहिए, और इक्विटी में भी अपने जोखिम के अनुसार आपको निवेश करना चाहिए। तो डेट एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे आपका कुछ ना कुछ पोर्शन किसी भी मार्केट सिनेरियो में होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरा ये है कि जो अगर हम एफडी और डेट म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं, तो पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया कि टैक्स स्लैब तो सेम हो गई है। जो डेट म्यूचुअल फंड्स में एडवांटेज था वो अब नहीं रहा, इंडेक्सेशन के बेनिफिट अब नहीं रहे। लेकिन अभी भी अगर देखें तो डेट म्यूचुअल फंड्स अट्रैक्टिव है एफडी के कंपैरिजन में, क्योंकि एफडी के इंटरेस्ट जैसे जैसे घट रहे हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स में भी रिटर्न्स बढ़ने के चांस है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ा जो फायदा होता है एफडी में, आपको जो टैक्स है वो हर साल देना पड़ता है। यहाँ पे आप टैक्स को डेफर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो टैक्स डेफर कर रहे हैं उसमें कंपाउंडिंग का आपको लाभ मिलता है। और सबसे बड़ा फायदा जो डेट म्यूचुअल फंड्स में रहता है वो लिक्विडिटी का है। आप जब चाहे बिना पेनल्टी दिए पैसा निकाल सकते हैं, तो ये ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए एक मदद करता है। कभी भी आप पैसा आपको जरूरत पड़े तो आप निकाल सकते हैं, और पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी तो रहेगी। तो मेरे हिसाब से एफडी से काफी स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है डेट में। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म पैसा है तो आप लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जैसे फंड्स में रख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स को खेलना चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट गिरे, तो डायनेमिक बॉन्ड फंड जैसी कैटेगरीज है। और मेरे हिसाब से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स जैसे फंड्स में आप कभी भी निवेश कर सकते हैं। जो 1 से 3 साल का पैसा है आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स, मॉडरेट रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे, और साथ बाय साइड स्टेबिलिटी भी मिलेगी। तो बहुत सारे नए विकल्प भी स्वाति जी ऐड हुए हैं। जैसे अगर हमने देखा कि जो निवेशक थे जिनका 30% टैक्स रिजीम था, मान लीजिए किसी को 1 लाख का कैपिटल गेन है, तो उसको एफडी में या किसी और डेट इंस्ट्रूमेंट में 30,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड्स एक नई कैटेगरी का इजाद हो गया, जिसमें आपको
इक्विटी का टैक्सेशन देना पड़ता है। तो केवल अगर आपने 1 लाख रुपए कैपिटल गेन हुआ और आपने 2 साल के लिए पैसा यहाँ पे निवेश किया तो आपको केवल 12.5% टैक्स देना है। तो डायनेमिक फंड्स है, आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, टाइम होराइजन के हिसाब से यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी समझना नहीं आता तो भी आप डायनेमिक बॉन्ड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर ड्यूरेशन डिसाइड करेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन में अपॉर्चुनिटी है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में अपॉर्चुनिटी है, तो वो अपने आप डिसाइड कर लेगा। आपको किसी तरीके का कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत सारे डेट में विकल्प है जो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। बिल्कुल। तो विकल्प काफी हैं। डेट की तो 16 कैटेगरीज हैं जिसमें से आप अपने लिए अच्छा फंड चुन सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की बात हो रही है, हेमंत जी, कौन सी स्कीम्स आपको पसंद आ रही है इस पूरे स्पेस से? अभी क्या लॉन्ग टर्म में पैसा फिक्स करना या लॉक करना डेट में सही है, या फिर शॉर्ट टर्म में थोड़े थोड़े पैसे डेट में डाले जा सकते हैं और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? स्कीम्स कौन सी पसंद आ रही है आपको? देखिए स्वाति, सबसे पहले स्कीम से पहले बात करूं मैं, आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टाइम होराइजन देख लीजिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप 2-2.5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो है वो बिल्कुल सही है। आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करने की इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इनफैक्ट अगर इंटरेस्ट रेट में अगर कभी पॉज भी आता है और कभी जैसे इन्फ्लेशन आगे आगे जाके ऊपर जाए तो जैसा भी मूवमेंट हो, आई थिंक वो शॉर्ट टर्म जो ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है वो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो उसमें कुछ एक फंड है जैसे एक्सिस शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड और निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म। अगर आपका टाइम होराइजन 3 साल या थोड़ा ज्यादा है और आप चाहते हैं कि जो इमर्जिंग सिनेरियो उसका आपको फायदा हो, तो 2 कैटेगरीज है आपके लिए। ऑब्वियसली डायनेमिक बॉन्ड फंड मुझे लगता है वो बिल्कुल सही कैटेगरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये डिसीजन जो है कि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट की वजह से किसी भी साइड और कितना भी हो, तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर आपके लिए वो ड्यूरेशन को एडजस्ट करेंगे ताकि आपको इमर्जिंग सिनेरियो का फायदा हो। या अगर आप बहुत क्लियर है कि नहीं यहाँ से रेट कट होगा ही और इतना रेट कट होगा और मुझे क्लैरिटी है, तो चाहे तो आप मीडियम ड्यूरेशन फंड ले सकते हैं। बट आई थिंक डायनेमिक बॉन्ड फंड जो है वो बेटर कैटेगरी रहेगी। उसमें आप देख सकते हैं ABSL डायनेमिक बॉन्ड फंड, ICICI प्रू ऑल सीजन फंड और निपॉन इंडिया डायनेमिक फंड। और ऑफ कोर्स जैसे अभी बात कर रहे थे हम कि इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड, मुझे लगता है स्पेशली अगर आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे डायनेमिकली जो है एलोकेशन होता है आर्बिट्राज और डेट के बीच में, और यहाँ पे अगर 2 साल आप पैसा रखते हैं तो आपको सिर्फ 12.5% कैपिटल गेन देना है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी है और ये एक इमर्जिंग कैटेगरी। मुझे लगता है आगे आगे आने वाले सालों में आप देखेंगे कि इस कैटेगरी के जो फंड काफी बड़े होंगे। यहाँ पे 2-3 फंड जो निवेशक देख सकते हैं वो है ABSL डेट प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड, ये एसेंशियली फंड ऑफ फंड्स हैं सारे। कोटक इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव फंड ऑफ फंड और कोटक एक्सेस इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव फंड ऑफ फंड, ये 3 फंड्स हैं इस कैटेगरी के जिनको निवेशक दे सकते हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है ये 3 या 4 कैटेगरी है। अपने अपने टाइम होराइजन, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप उन कैटेगरीज के फंड चुन सकते हैं। ओके, तो ये रहे कुछ शॉर्ट से लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स के पसंदीदा रिकमेंडेशंस हेमंत जी की तरफ से। एक क्विकली रिकमेंडेशन विश्व जी आपसे भी ले लेते हैं। आपको डेट स्पेस में क्या पसंद आ रहा है, फंड स्पेसिफिक? देखिए, हेमंत जी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो कुछ फंड्स के नाम अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के मैं बताऊं तो HDFC शॉर्ट टर्म प्लान या एक्सेस शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे डायनेमिक बॉन्ड फंड कैटेगरी की, तो आदित्य बिरला सन लाइफ डायनेमिक बॉन्ड फंड, 360 डिग्री 1 डायनेमिक बॉन्ड फंड, ये 2 अच्छे फंड्स हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स का आपको लाभ मिल सकता है और फंड मैनेजर आपके ब्याह पे डिसाइड करेगा कि किस ड्यूरेशन में निवेश करना है। वहीं जो एक टैक्स बेनिफिशियल स्कीम जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें आदित्य बिरला प्लस आर्बिट्राज फंड, 2 फंड जो स्वाति जी मैं और बताना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा और जोखिम उठाना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स भी एक अच्छी कैटेगरी है, जहां पे आपको बस ये देखना है कि जो पेपर्स उस फंड ने ले रखे हैं वो क्या अच्छी क्वालिटी के हैं, AAA क्वालिटी के हैं। तो वहां पे भी आपको 6 से 7% का यील्ड मिल सकता है और एक अच्छा रिटर्न बन सकता है। और अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव निवेशक हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई रिटायरमेंट का पैसा है, तो उस टाइप के लिए बैंकिंग एंड PSU फंड भी बहुत अच्छी कैटेगरी है, जहां पे मैं ICICI प्रूडेंशियल बैंक एंड PSU फंड को रिकमेंड करूंगा। तो ये काफी अच्छी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इन सब कैटेगरीज में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ताकि आप एक कैटेगरी में निवेशित ना रहे, और इसमें भी 2-3 कैटेगरीज को आप कंसिडर करें और इस तरीके से अपना डेट पोर्टफोलियो बनाएं।
ओके, तो डेट फोलियो बनाने के लिए ढेरों ऑप्शंस आपके सामने हैं जो कि हेमंत जी और विश्वजीत जी ने आपको बताए हैं। इसी के साथ पहले कॉलर से बात करते हैं। मुकेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। स्वागत करते हैं सर। आप अपने निवेश से जुड़ा हुआ सवाल हमसे जानना चाह रहे हैं और ऑलरेडी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है 45,000 की एसआईपी आपकी चल रही है। इनफैक्ट आपकी जो वाइफ है 25,000 की अभी एसआईपी कर रही हैं। थोड़ा सा अपने गोल्स के बारे में बताएंगे आप? हाँ, मेरा गोल है नेक्स्ट 10 इयर्स में मेरा 5 करोड़ का गोल है। ओके, और पर्पस रिटायरमेंट। कितने साल में 5 करोड़ सर बोला आपने? 10 इयर्स। 10 इयर्स में 5 साल। ओके, रिटायरमेंट का गोल है इनका। कुछ फंड्स भी आपके हैं। मैं इनफैक्ट हेमंत जी को ही फॉरवर्ड करती हूँ ये सवाल। हेमंत जी, फंड्स तो स्मॉल कैप भी ले रखा है, लार्ज, फ्लेक्सी सब है इनके पास। फोकस फंड भी है, इमर्जिंग इक्विटी। इनफैक्ट वाइफ का भी पोर्टफोलियो इन्होंने दिखाया तो उसमें भी मोर और लेस सिमिलर कैटेगरी के फंड्स ही नजर आते हैं। अचीवेबल है इनका गोल? एक जैसा आपने कहा कि अगर इनकी टारगेट की बात करते हैं तो 5 करोड़ का टारगेट है इनका और 10 साल का समय है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑलरेडी शुरू किया हुआ है और 2 पोर्टफोलियोज है यहाँ पे। इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो, इनका खुद का पोर्टफोलियो है। गोल जो है वो कॉमन है, रिटायरमेंट के लिए उनको ये कॉर्पस क्रिएट करना है। तो कुल मिला के अभी अगर उनकी एसआईपी देखें तो 45,000 इनके नाम पे है, 25,000 इनकी वाइफ के नाम पे, तो कुल 70,000 की एसआईपी है यहाँ पे। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि इन्होंने अभी तक कितना कॉर्पस इकट्ठा किया है। इनके नाम का जो फंड्स है उसमें एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है करीब 37 लाख और वाइफ का जो पोर्टफोलियो उसमें 13 लाख है। तो कुल मिला के अभी इनके पास 70,000 की एसआईपी है और 50 लाख का उनका अभी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है। अगर ये इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं 10 साल तक तो करीब करीब 3 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस बनेगा। इनका जो टारगेट है वो 5 करोड़ का है। तो ऑब्वियसली एक बड़ा गैप है यहाँ पे। उसको पूरा करने के 2 तरीके हैं स्वाति इनके पास। एक तो ये कि अपनी एक मुश्त अगर एसआईपी की रकम बढ़ाएं तो 80,000 से बढ़ानी होगी अगले 10 साल के लिए, यानी कुल एसआईपी जो है वो 1,50,000 की होनी होगी। या फिर दूसरा तरीका है उनके पास कि वो हर साल अगर अपनी एसआईपी को स्टेप अप करें 17-18% से, तब जाके वो अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। तो 2 तरीके हैं इनके। काफी उनको यहाँ पे फोकस करने की बहुत जरूरत है कि किस तरीके से क्या उनके लिए सुटेबल होगा ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। फंड्स की अगर हम बात करें, पहले इनके खुद के फंड्स की बात करते हैं। मुझे लगता है थोड़े से बदलाव करने की जरूरत है यहाँ पे। इनके पास एक स्मॉल कैप फंड है, एबीएसएल स्मॉल कैप। उसके सामने मुझे लगता है या तो इन्वेस्को या तो फिर निपॉन स्मॉल कैप लेंगे, बंधन स्मॉल कैप लेंगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा। ये आप चेंज कर लीजिए। एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में इनके पास मेरा एसेट इमर्जिंग इक्विटी फंड है, उसकी जगह में अगर आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड लें तो मुझे लगता है वो बेहतर ऑप्शन है। और एक जो फोकस फंड है एक्सिस फोकस, उसमें अगर आप इन्वेस्को फोकस लें, मैंने कैटेगरीज वही रखी है लेकिन कोशिश की है कि आपको ऐसे फंड बताऊं जहां पे आपको बेटर रिटर्न मिल सके। तो ये कुछ बदलाव है। इनकी वाइफ का जो पोर्टफोलियो 5 फंड्स हैं, सारे के सारे फंड बोथ इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी और क्वालिटी बहुत ही अच्छे हैं। उसमें कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये रही आपके और आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो पर सलाह। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको आपके इस जर्नी के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ फोन पर शामिल हो चुके हैं। पारस कुमार जी, स्वागत करते हैं सर। और अराउंड 7500 की एसआईपी आप ऑलरेडी कर रहे हैं। क्या टारगेट रखा है आपने इस इन्वेस्टमेंट का? मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो जी जी जी, बोलिए सर। जी, बताइए कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या टारगेट है आपका इस इन्वेस्टमेंट का? मैम एक्चुअली मैंने बहुत पहले इन्वेस्ट किया था, वो मेरा लमसम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी मैं पिछले लास्ट 8-10 महीने से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैम मेरे 3 गोल्स हैं और जो मैंने मेंशन किए हैं। वन इज माय डॉटर्स एजुकेशन, वन इज माय डॉटर्स एजुकेशन, अनदर इज हर मैरिज एंड लास्ट इज माय रिटायरमेंट। ठीक है, तो अब तक लमसम का इन्वेस्टमेंट, फिर एसआईपी भी 8-9 महीने से शुरू की है। बिल्कुल डिटेल्स हमारे पास हैं। विश्वजीत जी, जरा बताइए कैसा फंड लग रहा है, कैसा पोर्टफोलियो लग रहा है? लार्ज एंड मिड कैप एक बिजनेस साइकिल इनफैक्ट इन्होंने फंड रखा है, फ्लेक्सी है, मिड है, स्मॉल और मल्टी कैप भी रखा हुआ है। कैसा पोर्टफोलियो लग रहा है? और जो लमसम इन्वेस्टमेंट का चल रहा है 1.5 लाख तो समझ गए, निपॉन का टैक्स सेवर में डाल रहे हैं, टैक्स सेविंग पर्पज से फिलहाल। तो पोर्टफोलियो अच्छा लग रहा है आपको इनका?
जी स्वाति जी, पोर्टफोलियो में काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो फंड्स भी अच्छे चुने हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड की जगह जो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसी में कंटिन्यू कर देंगे एसआईपी। तो एक तो फंड भी थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ फंड्स में इन्होंने लमसम निवेश किया हुआ, कुछ फंड्स में अलग से एसआईपी कर रखी है। और दूसरा जो ईएलएसएस वाले फंड्स हैं, तो पारस जी आपको देखना होगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल करेंगे या ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर न्यू टैक्स रिजीम में आप जा रहे हैं तो शायद ईएलएसएस फंड्स का आपको लाभ ना हो। तो कोशिश करें वो फंड्स जो है जिसपे आप एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हीं फंड्स में इसको निवेश करें। बाकी अगर हम आपका गोल देखते हैं तो आपने करीब करीब आपका जो वैल्यूएशन है अभी 7.85 लाख का वैल्यूएशन है। अगर इसको 12% का सीएजीआर लेके चले तो ये करीब करीब 19,43,000 रुपए बन जाते हैं। तो आपके 3 गोल्स हैं, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी और आपका रिटायरमेंट। तो पहला गोल जो है वो 30 लाख रुपए का है। तो यहाँ पे ये जो लमसम है ये अगर निवेशित रहता है तो 19-20 लाख रुपए यहाँ से बन जाते हैं। और वहीं पर आपने बच्ची के लिए एक योजना रखी है, सुकन्या योजना, तो ये भी बहुत अच्छी है। और आप इसको 9 साल से निवेश कर रहे हैं, अगले 8 साल और भी निवेश करेंगे तो यहाँ पे भी ये जो आपका गैप है 11 लाख का, ये यहाँ से पूरा हो जाता है। तो आपकी एजुकेशन गोल तो यहीं से पूरा हो जाता है। दूसरा जो शादी का गोल है, आपके पास 3 लाख रुपए का यूलिप है। तो ये 3 लाख रुपए का यूलिप अगर 10% भी हम बहुत कंजर्वेटिवली चले तो भी ये 16.5 लाख रुपए बन जाते हैं। और बाकी का जो अमाउंट जो गैप है उसके लिए आपको 2,500 रुपए की एसआईपी करनी होगी, जो आप कर भी रहे हैं 7,500 रुपए की। तो 2,500 रुपए की एसआईपी आपको इस गोल के लिए एलोकेट करनी होगी, ताकि आपका ये 35 लाख का गोल जो 18 साल बाद आने वाला है, अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चले तो ये यहाँ से पूरा होता नजर आ रहा है। जो आपका रिटायरमेंट का गोल है, आपने एनपीएस में आप निवेश कर रहे हैं 22,000 रुपए प्रति माह। तो ये एक अच्छा अमाउंट बन जाता है, करीब करीब 2,35 लाख रुपए बन जाते हैं। और यहाँ पे आपका एक ऑलरेडी एक लमसम जुड़ चुका है, काफी अच्छा पैसा बन चुका है। तो ये करीब 17 लाख रुपए जो है 1,52,00,000 बन जाते हैं। तो टोटल अगर देखे चले तो ये 3,88,00,000 रुपए यहाँ बन जाते हैं। और आपका 4.5 करोड़ का लक्ष्य है, तो उसके लिए आपको केवल 4,300 रुपए की एसआईपी और करनी है। तो आप 7-7,500 की एसआईपी कर ही रहे हैं, तो उसमें भी आपका एसआईपी से आपके गोल पर्याप्त अचीव हो जाते हैं। तो गणित तो आपका बिल्कुल सही है। जो फंड है वो भी डाइवर्सिफाइड है, केवल बस जो मोतीलाल का बिजनेस साइकिल फंड है उसको आप लार्जर मिड कैप फंड में मर्ज कर दीजिए, क्योंकि आप छोटी छोटी एसआईपी कर रहे हैं तो ज्यादा डिफरेंट फंड्स की आवश्यकता नहीं है। तो 4-5 फंड्स में आपका पोर्टफोलियो पर्याप्त रहेगा। और जितनी एसआईपी बढ़ा रहे हैं वो भी इन्हीं फंड्स में बढ़ाएं और नए फंड्स न ऐड करें। बिल्कुल, तो पारस जी को डिटेल्ड राय दी विश्वजीत जी ने। धन्यवाद आपका सर। एक छोटा ब्रेक भी लेते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ आज दे रहे हैं मनी गुरु में विश्वजीत पराशर और हेमंत रुस्तगी। एक कॉलर भी हमारे साथ है, विनीत सक्सेना। विनीत जी स्वागत करते हैं सर, सवाल पूछिए। जी विनीत जी सवाल पूछिए, क्या इन्वेस्टमेंट किए अभी तक आपने? जी नमस्कार मैडम। मैम मैं अभी तक तो कई फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। जैसे इन्वेस्टको इंडिया है मैडम, फंड है,
आदित्य बिरला सन लाइफ है और कोटक के फंड है मैम मेरे पास कुछ एक। अब मैं मैडम कुछ एक नई एसआईपी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल लेटेस्ट हिसाब से, मतलब अभी करंट के हिसाब से मुझे बेनिफिट पहुंचा सकें 10,000 रुपए तक की मैम। ठीक है, ठीक है। कोई टारगेट आपने सेट किया है जिसके लिए आप एसआईपी करना चाह रहे हैं? हाँ मैडम, टारगेट मैंने सेट करा मैम करीब 25 लाख रुपए का। कितने साल में? मैम करीब 15 साल में। 15 साल में 25 लाख? जी बस? चलिए कोई नहीं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे जान लेते हैं कि आपका जो ये आइडिया है कैसा है। हेमंत जी, विनीत जी को जरा सलाह दीजिए। ऑलरेडी वैसे इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है पर 10,000 की एसआईपी और ही शुरू करना चाहते हैं, प्लीज इन्हें गाइड कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनका टाइम होराइजन। इन्होंने कहा कि 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10,000 की एसआईपी है, कुछ फंड्स इनके पास ऑलरेडी हैं। इन्होंने जो नाम बताया वो एक्चुअली म्यूचुअल फंड के नाम है, वो फंड्स के स्कीम्स के नाम नहीं है। तो ये बहुत ही मुश्किल है जानना कि उसमें कुछ ओवरलैप होगा कि नहीं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये पोर्टफोलियो, जैसे उन्होंने कहा कि बिल्कुल अलग से इनको पोर्टफोलियो बनाना है, और साथ में मैं ये भी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इनकी कोशिश होगी कि यहाँ से जब भी इनको मौका मिलेगा ये अपनी एसआईपी को बढ़ाते रहेंगे, जो आई थिंक सही तरीका है, जिसको हम स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से यूजुअली मैं 2 या 3 फंड देता है इनको, बट मैं 4 फंड दे रहा हूँ ताकि इनके पास स्कोप रहे कि अगर इनको अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाना है तो उन्हीं फंड में बढ़ा सके। तो 4 फंड है उसमें। एक मल्टी कैप कैटेगरी में कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। इन चारों फंड में अगर आप 2500 हर फंड में आप इन्वेस्ट करें तो आई थिंक वो एक सही कॉम्बिनेशन होगा। हमने कोशिश की है कि इक्विटी में आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिले और अच्छे फंड्स हों जिन्होंने कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किया। ओके, तो विनीत जी देखिए, आपकी 10,000 के एसआईपी के लिए कुछ फंड्स बताए हेमंत जी ने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये दर्शक हमें सवाल भेज रहे हैं। 42 साल इनकी उम्र है, मौजूदा निवेश कुछ 19,000 का कर रहे हैं, एसआईपी इनकी चल रही है। विश्वजीत जी जरा इनका आप पोर्टफोलियो देखिए। लॉन्ग टर्म निवेश का ये टारगेट रख रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा का इन्हें कॉर्पस क्रिएट करना है। तो कितना टाइम लगेगा? एडलवाइज का मिड कैप, एचएसबीसी का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का एक मल्टी कैप ले रखा है, टाटा डिजिटल इंडिया एक सेक्टोरल फंड भी है, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर भी रखा है और एक एक्टिव फंड भी रखा है क्वांट का ही। पोर्टफोलियो कैसा है? ये बिल्कुल काफी कुछ फंड्स तो काफी अच्छे हैं स्वाति जी। अगर देखें तो एडलवाइस का मिड कैप या एचएसबीसी का स्मॉल कैप या एचडीएफसी का मल्टी कैप, ये फंड्स काफी अच्छे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इनकी। और टाटा डिजिटल फंड, जैसा आपने ठीक कहा कि थोड़ा एक सेक्टोरल फंड है, थोड़ा सा रिस्क हो सकता है इसमें। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि इनके पास एक प्योर लार्ज कैप फंड मिसिंग है, तो टाटा का ही अगर लार्ज कैप फंड में ये स्विच कर ले एसआईपी, तो बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। वही क्वांट ईएलएसएस भी है और क्वांट एक्टिव फंड भी है, तो 2 मल्टी कैप फंड हो गए पोर्टफोलियो में। तो मेरे हिसाब से क्वांट एक्टिव फंड से निकलकर या तो ये एचडीएफसी मल्टी कैप में ही इसको ऐड ऑन कर ले, नहीं तो एक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं जहां पे क्वांट एक्टिव फंड की जगह पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में थोड़ा और बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। और ये अगर टैक्स सेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनको तय करना होगा कि ये न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो अगर न्यू टैक्स रिजीम में है तो फिर इनको ईएलएसएस फंड की भी जरूरत नहीं है, वो एसआईपी भी ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये 2-3 बदलाव करें पोर्टफोलियो में तो और अच्छा रहेगा और बेटर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। इसके अलावा जो इन 19,000 की एसआईपी जो कर रहे हैं, अगर 15 वर्ष का पीरियड भी लेके चलूं, 12% का सीएजीआर, तो 95 लाख बनते हैं। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर ये 1 करोड़ का अचीव लेना चाहते हैं तो कोशिश करें 5%, 10% स्टेप अप करें। अगर 10% करते हैं तो 15 वर्ष में 1 करोड़ 64 लाख रुपए बन जाएंगे। तो जो इनका 1 करोड़ का गोल है वो बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। तो मेरी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश करें, स्टेप अप करें अपनी एसआईपी में, और ये 2-3 जो बदलाव है इसको अवश्य करें। कुछ बदलाव अभी जी आपको करने की जरूरत है, बाकी आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा लगा हमारे एक्सपर्ट को। धन्यवाद भी करेंगे हेमंत जी और विश्वजीत जी, आप दोनों का हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।
प्रस्तुत करता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI बेस्ट है, सबको पता है। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 300 300।